बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्व किया है। आज हमारी इस चैप्टर नंबर 6 की लास्ट वीडियो है जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड है, अगर आप चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ आपको एक दफ़ा पढ़ के भी सुना देती हूँ। तो एमसीक्यूज में जो फर्स्ट है उसका है ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का ए, सेवंथ का सी, एट का डी। उसके बाद नाइन, नाइन का डी, 10 का बी, 11 का सी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का सी एंड 15 का डी। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, मैंने नीचे वीडियो में टाइम कोड दिया हुआ है, अगर आप स्किपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले पढ़ लेते हैं कि फाइंड साइन अल्फा, tan अल्फा एंड सीकेंट अल्फा if cos alpha is equal to -5 divided by 13 where pi divided by 2। तो pi divided by 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ये हमारे पास 90 डिग्री है और 90 डिग्री जो है उससे अल्फा को ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। ये आंसर की बात हो रही है कि जब हमारा आंसर आएगा ना तो वो इस फॉर्म में आएगा। इसी तरह ये पाई है जो कि 180 डिग्री के इक्वल है और 180 डिग्री से इसको लेस होना चाहिए। तो ये किसको? अल्फा को। तो ये हमारे पास एक टारगेट दिया गया है आंसर का। बाकी हमारे पास साइन अल्फा और tan अल्फा और सीकेंट अल्फा को फाइंड करना है। तो हमने ये सारा कुछ पहले ही पढ़ा हुआ है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम पीपल हैव वाला। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। ये हमने सारा कुछ पहले किया हुआ है। तो ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग और इसी के थ्रू हमने साइन, कॉज एंड tan का फॉर्मूला निकाला था। और इन्हीं के आगे से जो फर्दर स्टेप्स थे, जैसे कि साइन का होता है कोसिकेंट, कॉज का होता है सीकेंट और tan का होता है कॉट। तो ये जो हमने पढ़े थे ये सारा कुछ हम रिमाइंड करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उस चीज को लिखते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो गिवन क्या है? cos अल्फा इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 13। अब ये माइनस यहाँ पे cos के साथ क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि 90 से लेकर 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, जिसमें हमने पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि ऐड यानी कि सब यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे शुगर यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे टू यानी कि tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी यानी कि कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब कॉज तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की, जो कि 90 से लेके 180 डिग्री पर मुश्तमिल है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है कि कॉज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव था, इसलिए हमारे पास कॉज -5 डिवाइडेड बाय 13 दिया गया है। तो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है? इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए इसके अंदर पुटिंग करनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। ऐसा क्यों है? सॉरी, हमारे पास जो करली है, सी है, कॉज है, वो क्या है? पहले हम इसको इक्वल लिख लेते हैं ना कि वो किसके इक्वल है, फिर हम देखेंगे। तो करली जो है वो इक्वल होता है ब्राउन और हेयर के। तो इसका मतलब है हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज तो हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल होती हैं और थर्ड साइड को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम पिथागोरस थ्योरम का सहारा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय पिथागोरस थ्योरम और उसके फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये है बाय पिथागोरस थ्योरम
और ये कौन सा होता है? तो वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो एच हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, 13 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है, तो पी हमारे पास नहीं है जिसको हमने फाइंड करना है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। प्लस बी हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 का होल स्क्वायर। अब 13 टाइम क्या होता है, तो वो होता है 169 के इक्वल इज इक्वल टू पी स्क्वायर को हमने फाइंड करना है, प्लस 5 टाइम 25। तो 169 25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर का आंसर 144। अब देखिए कि हमने स्क्वायर को कट करना है, तो स्क्वायर को कट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट लेते हुए हम कटिंग करेंगे इसकी, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 144। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 144 का स्क्वायर रूट, और वो किसके इक्वल होता है, 12 के। तो पी का आंसर क्या आएगा, 12। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है। अब हमने इस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को यूज करते हुए साइन, टेन और सीकेंट का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है साइन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि साइन सम पीपल हैव, तो P डिवाइडेड बाय हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, T टेन ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो P डिवाइडेड बाय B। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सीकेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट अल्फा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा भी है, ठीक है, ये हमने साथ लिखने, सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। अब जब कॉस थीटा सीकेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल लिया जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एच डिवाइडेड बाय बी। तो हम यहाँ पे सीकेंट थीटा किसके इक्वल करेंगे, एच डिवाइडेड बाय बी के। अब इसके आगे हमारे पास जो जो आंसर आए हैं हम उनको लिख लेते हैं। साइन अल्फा हमारे पास क्या आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या आया था, 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, 13। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13। अब ये हमारे पास किसका आंसर आया, साइन अल्फा का। अब इसके क्वाड्रेंट को देखें कि क्या साइन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, यस, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद है टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास आया था 12 डिवाइडेड बाय बेस जो कि हमारे पास क्या था, 5। अब ये देखिए कि टेन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, नो, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसके साथ। इसी तरह सीकेंट अल्फा है, तो सीकेंट अल्फा में हमारे पास देखिए कि ये हमारे पास कॉज में आता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, और ये आएगा सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये एच है, एच हमारे पास क्या है, 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास क्या है, तो वो है 5। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हम नीचे खड़े हैं और ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात की थी कि अगर हम किसी टॉप पे खड़े हैं और बॉटम की किसी चीज को देख रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ हॉट एयर बलून 500 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बलून है वो हवा में उड़ रहा है और साथ ही 500 मीटर पर है, क्लाइंबिंग अप वर्टिकली, और वो वर्टिकल की फॉर्म में है। यानी कि अगर हम एक डायग्राम की सूरत में इसको बनाएं तो वो इस तरह बनेगी कि ये वर्टिकली है, चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, यानी कि चेंज कर रही है 60 डिग्री और 30 डिग्री से। तो हम इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरह का बनाएंगे कि पहले यहाँ पे ये 30 डिग्री पे था और फिर जो है वो एंगल चेंज होके कितना हुआ,
60 डिग्री पे। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे 500 मीटर दिया गया था, वो हमारे पास इसकी जो बेस है वो दी गई थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज द अपवर्ड स्पीड इन मीटर, यानी कि हमने स्पीड को फाइंड करना है, और जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड्स दिए गए हैं, टाइम दिया गया है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम होगा। अब हम इसको नेमिंग दे देते हैं कि ये हमारे पास O है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और ये हमारे पास C है। अब इन तीनों को देखते हुए हमने यहाँ पे फाइंडिंग करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे 30 डिग्री के लिए, और फिर हम फाइंड करेंगे 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि फॉर 30 डिग्री एंड फॉर 60 डिग्री। सेम आपने एक ऐसी फॉर्म को, एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेना है कि आपके पास उसमें एक बेस आती हो और साथ में उसमें परपेंडिकुलर आती हो। तो ऐसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? वो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का। प्रॉपर और ब्रशिंग, P और B आ गया, और tan, तो ये आ गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B। यहाँ पे भी सेम वही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B। यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है? 30 डिग्री के, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये हाइट है, और हम इसको 1 कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे पास 2 हाइट आने वाली हैं। 1 डिवाइडेड बाय 500। tan 30 किसके इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है 0.577 मल्टीप्लाई बाय ये 500 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू H1। तो H1 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, और वो क्या आता है? 288.675 मीटर। अब यहाँ तक हमारे पास H1 आया है। H2 को देखते हैं, तो वो हमारे पास आएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 30 था, तो इधर ये देखिए ये वाला 60 है, तो हमने इसको 60 में पुट किया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास H2 आएगी, क्योंकि हमने हाइट 2 को फाइंड करना है, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये एक हाइट किस तरह बनेगी। तो ये आएगा 500। उसके बाद हमारे पास tan 60 जो है वो इक्वल होता है 1.7320 के, और H2 डिवाइडेड बाय 500। अब ये 500 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि H2 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 866.025 मीटर। तो ये हमारे पास दो आंसर आए, एक H1 का और एक H2 का। मैं इनको हाईलाइट भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमने करना ये है कि हमारे पास ये जो H1 है ये इक्वल आया है AB के, और H2 जो है वो इक्वल आया है AC के। यहाँ तक हो गया। अब हमने करना ये है कि हमने इस BC का आंसर निकालना है। इसी के हमारे पास 100 सेकंड आंसर दिया गया है ना, 100 सेकंड टाइम दिया गया है, तो हम इसी की स्पीड फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसी की ही हाइट आनी चाहिए, और वो क्या है? BC। तो BC को लाने के लिए हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो किसका होगा? BC का होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर किसका आएगा? BC का। अब AC हमारे पास क्या है यहाँ पे? तो वो है 866.025। AC मैंने इसलिए पहले लिखा क्योंकि ये ग्रेटर है, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाता है अगर ग्रेटर को बाद में लिखा जाए, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया 288.675। अब ये लिखा है, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 577.35 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास ये किसका आंसर आया है? BC का। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ कि हमारे पास ये आंसर आया है BC का। अब हमने फाइंड क्या करना है? स्पीड फाइंड करनी है, ऐसे ही है ना। व्हाट इज द अपवर्ड स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमारे पास क्या आया था? ये जो हमने हाइट फाइंड की थी, तो ये है 577.35
35 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है 100 सेकेंड, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.77 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि व्हाट इज द अपवर्ड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड मैंने लिख लिया। इसको इस तरह लिखते हैं और ये हमारे पास आ गया स्पीड का आंसर। मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। तो इसके बाद हम आपको रिव्यू दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले रीड आउट कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो आपको एक फिगर दी गई, इन द फॉलोइंग फिगर, आपको ये जो फिगर दी गई है इसमें से आपने क्या करना है, अल्फा को फाइंड करना है। और अल्फा आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये, इसको आपने फाइंड करना है। तो डायग्राम को पहले सही तरीके से देख लेते हैं। डायग्राम में आपको 2 ट्रायंगल्स दी गई हैं, याद रखिए क्या दी गई हैं, 2 ट्रायंगल्स दी गई हैं। एक ट्रायंगल आपको ये दी गई है और दूसरी ट्रायंगल आपको ये दी गई है। आपने सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड किया, फिर इसको फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया था। ऐसे ही किया था ना पहले वाले में भी, सेम वैसे ही करना है अभी। लेकिन आपको यहाँ पर ये साइड्स दी गई हैं, वहां पे आपको एंगल्स दिए गए थे, सिर्फ इतना सा फर्क है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एंगल्स नहीं दिए गए, साइड्स दी गई हैं। तो साइड्स को फाइंड करने के लिए जब भी आपके पास 2 साइड्स अवेलेबल हों और तीसरी साइड को फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, पिथागोरस थ्योरम का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बाय पिथागोरस थ्योरम पहली ट्रायंगल, बाय पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम कौन सा होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हम कौन सी ट्रायंगल को लेने जा रहे हैं, तो ये भी हमने देखना है। तो हम अभी फिलहाल किस ट्रायंगल को लेंगे, ए बी और डी, इस पूरी ट्रायंगल को। तो ये पूरी ट्रायंगल में यहाँ पे लिखूंगी कि इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, इस पूरी ट्रायंगल में से हम लोग पिथागोरस थ्योरम जो है वो फाइंड करेंगे, यूज करेंगे। अब इसमें से हमारे पास देखिए कि हाइपोटेन्यूज कहाँ है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या है, 16 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ये हमारे पास है 16 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यस, तो वो क्या है 10। तो मैं लिखूंगी 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, बी स्क्वायर बेस हमारे पास नहीं है, तो ये मैं लिखूंगी बी स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 टाइम 256 इज इक्वल टू 10 टाइम 100 प्लस बी स्क्वायर। 256 को इधर लाके क्या करेंगे, 256 के साथ जो 100 है वो इधर लाके माइनस कर देंगे क्योंकि वो उधर प्लस हो रहा था। तो इन दोनों को आपस में माइनस करने से जो आंसर आता है वो आता है 156। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर आ चुका है। तो स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर जब भी आता है तो हम उसको कट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं, ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं और पीछे हमारे पास जो स्क्वायर रूट 156 है उसका आंसर आता है 12.49। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि b इज इक्वल टू 12.49। स्क्वायर रूट 156 आप एज इट इज लिखें कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास ये एक ट्रायंगल का आंसर आया है, एक ट्रायंगल की बेस आई है जिसको हम कहते हैं कि ये बेस 1 है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है जो कि है ए बी और सी की। ये देखिए पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ट्रायंगल ली थी ना, अब हमने ए बी और सी वाली ट्रायंगल लेनी है। तो इसमें से भी पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और बेस निकालेंगे। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगी कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी और सी की। तो ए बी सी में से सेम वही बाय पिथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाय पिथागोरस थ्योरम कौन सा होता है, पिथागोरस थ्योरम वही जो हमने अभी यूज किया था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर फाइंडिंग करते हैं किसकी, बेस की। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि क्या क्या है।
तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है 14 के। हम यहाँ पे पुट करेंगे 14 को, तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है जो कि 10 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी हमारे पास नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 14 टाइम क्या होता है, तो वो होता है 196 इज इक्वल टू 10 टाइम 100 प्लस बी स्क्वायर। 100 को हम इधर ला के माइनस करेंगे क्योंकि वो उधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 96। अब ये स्क्वायर को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इसके साथ कट गया और पीछे जो हमारे पास बचा वो बचा स्क्वायर रूट 96। अब हम इसको मजीद सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास आंसर आता है 9.798। अब ये हमारे पास बेस 2 आई है, क्या बेस 2। तो दो बेसिस आ चुकी हैं। अब इन दोनों बेसिस में से हमने क्या करना है, सी डी को निकालना है। चूंकि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आया था और यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आया था। अब इस आंसर को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सीधा सीधा है कि बेस 1 जो है वो इक्वल है बी डी के और बेस 2 जो है वो इक्वल है बी सी के। और हमने किसको फाइंड करना है, हमने सी और डी को फाइंड करना है। तो सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी 1 को माइनस करें बी 2 से, तो बी डी माइनस बी सी, और ये हमारे पास आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू 12.49 ये वाला माइनस 9.798। इन दोनों को आपस में माइनस करें तो सी डी का हमारे पास आंसर आ जाएगा और वो आएगा 2.692। और सी डी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए सी और डी के बीच में क्या लिखा हुआ है, अल्फा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सी डी इक्वल है अल्फा के, और अल्फा का आंसर आता है अल्फा इज इक्वल टू 2.692। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अल्फा ही हमने फाइंड करना था ना, क्वेश्चन में हमें अल्फा ही फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो अब मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। आपको एरिया दिया गया है राइट ट्रायंगल का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल किस तरह की होती है आपको पता है, जिसका 90 डिग्री के इक्वल होता है, इस तरह एक साइड। तो ये राइट ट्रायंगल है जिसका एरिया कहा गया है, ये सारा इसका एरिया है, ठीक है, ये सारा यहाँ पे ये इसका एरिया। अब इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। वन ऑफ इट्स एंगल इज 45 डिग्री। एक जो इसका एंगल है ना, फॉर एग्जांपल ये हम कह लेते हैं कि ये इसका जो एंगल है ये किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। आपने इसकी ये जो साइड्स है ना ये वाली, इनको फाइंड करना है, और ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है इसको फाइंड करना है। मैं आपको एक, ये तो मैंने रफ ट्रायंगल में आपको समझाया ना, मैं आपको एक ट्रायंगल बना देती हूँ जिसमें आपको क्लियर सब कुछ समझ आ जाए। ये ट्रायंगल है, ये 45 डिग्री के इक्वल है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज है जो कि हमने फाइंड करनी है, और ये इसकी साइड्स हैं जो कि हम फाइंड करेंगे। और ये साइड्स कैसे हैं कि ये बेस और हाइपोटेन्यूज है, ये हमें फाइंड करना लाजमी है। और इसके जो सारे एंगल्स हैं ना साइड्स वाले, वो हमने सारे फाइंड करना है। एक एंगल हमें पता है वो 90 डिग्री के इक्वल है, दूसरा एंगल इन्होंने हमें दे दिया है और वो 45 डिग्री के इक्वल है, थर्ड एंगल को हम इसी से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना दिया गया है, मैं इसी तरह ट्रायंगल को लिख रही हूँ, आपको पता है कि ये ट्रायंगल ही है, इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है जो कि है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय पी। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है और वो कितना है 50। तो 50 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय पी। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100, और बी हमारे पास और पी जो है इन दोनों का आंसर आ जाएगा 100। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई है, तो b मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन 1 आई है। अब इस इक्वेशन 1 को यहाँ पे छोड़ें, हमने इसको बाद में यूज करना। इसके बाद हम एंगल्स को फाइंड करेंगे, और वो एंगल्स कौन से हैं,
हमारे पास फर्स्ट एंगल था जो कि जिससे हमें पता लगा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें पता होता है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाती है तो उसका जो एक एंगल होता है वो लाजमी 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट एंगल है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो है 90 डिग्री के इक्वल। सेकंड एंगल की अगर बात करें तो वो हमारे पास दिया गया है, तो वो है 45 डिग्री के इक्वल। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हमने दो एंगल ट्रायंगल की जो थीटा है या हम एंगल्स हैं वो देखे, तो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, और वो फार्मूला मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था तो वो फार्मूला हमने पिथागोरस आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि पिथागोरस आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी ये भी थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिस तरह हम लोग दो साइड्स को देख के पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, इसी तरह हम दो एंगल्स को देख के ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम थर्ड एंगल को भी निकालेंगे। फार्मूला क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू एंगल ए हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी हमारे पास क्या है 45 डिग्री है, और ये हमारे पास आ गया प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी को फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था जब भी आपने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो उसके साथ जो भी होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाया करें। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 डिग्री इधर आके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री इधर आके माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एंगल सी का वो क्या आएगा, इन तीनों को माइनस करेंगे आपस में तो ये आएगा 45 डिग्री। अब एंगल सी हमारे पास आ चुका है और वो क्या है 45 डिग्री है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। तो हमने पढ़ा कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से हमें पता लगा कि tan थीटा इक्वल होता है किसके, p डिवाइडेड बाय b के। p डिवाइड बाय b आ गया ना। tan थीटा हमारे पास दो एंगल्स 45 डिग्री के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे tan 45 डिग्री को लेते हुए p डिवाइडेड बाय b के इक्वल करेंगे। और tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है 1 के। तो 1 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय b, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू p या p इज इक्वल टू b। अब हम क्या करेंगे, इस p इज इक्वल टू b को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि पुट p इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1, ताकि हमारे पास b का एटलीस्ट आंसर आ जाए। तो मैं इसको लिखूंगी कि p मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 100, और b मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 100, और b का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, क्योंकि दो b आ गए तो ये आ जाएगा b स्केयर इज इक्वल टू 100। इस स्केयर को कट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगी, स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और स्केयर रूट 100 किसके इक्वल होता है 10 के। तो जो b का आंसर आता है वो क्या आता है, b इज इक्वल टू 10। तो b का आंसर तो आ चुका है क्या, 10। अब हमें यहाँ पे देखा कि b इज इक्वल है p के। अगर हमें b का आंसर पता है तो जाहिर है b का भी पता होगा कि अगर b इज इक्वल 10 है तो फिर p इज इक्वल b 10 ही होगा। अब दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, दो साइड्स आ चुकी हैं, बेस और परपेंडिकुलर। हमने अब इसी से हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो जब हमारे पास दो साइड्स होती हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, पिथागोरस थ्योरम का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि बाय पिथागोरस थ्योरम, और पिथागोरस थ्योरम कौन सा होता है, हमने अभी पढ़ा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग होगी, तो पुटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि एच स्क्वायर, एच को हमने फाइंड करना है ना, इज इक्वल टू पी भी हमारे पास 10 आया था स्क्वायर प्लस बी भी हमारे पास 10 ही आया था, तो दोनों का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100। अब 100 प्लस 100 किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200।
तो ये हमारे पास आ गया 200। इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर काटना है, तो ये हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 200 लेंगे तो क्या आंसर आएगा 10 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया h हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। हमने एंगल्स को भी फाइंड किया, हमने तीनों साइड्स को भी फाइंड कर लिया, उनकी लेंथ्स को और हाइपोटेन्यूज को भी फाइंड किया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कि इफ द शेडो ऑफ अ बिल्डिंग, एक शेडो साई की बात हो रही है बिल्डिंग की, इंक्रीजेस बाय 12 मीटर, 12 मीटर के साथ वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का क्या मतलब होता है, बढ़ना, इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेज, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, आप एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप नीचे खड़े होके ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेज, के सन की जो शुआएं हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री, 60 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की क्या हाइट होगी। हाइट आप हमने फाइंड करनी है। पहले हमने फॉर 60 डिग्री और फिर हमने फॉर 45 डिग्री के लिए सॉल्व करना है। तो चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, सीध की बात हो रही है, वर्टिकल की बात हो रही है, और साथ ही हमारे पास एक और है, और वो क्या है, बेस की बात हो रही है, ऐसा ही है। तो हम देखेंगे कि जो थ्रू प्रॉपर ब्रशेज है उसमें हमारे पास P और B दोनों आते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan का, तो tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B। सेम 45 डिग्री के लिए भी tan का ही यूज होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B। अब इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे थीटा की, तो tan थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, और वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, सॉरी वो हमारे पास क्या है, हाइट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट डिवाइडेड बाय बेस जो है वो हमने जो फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, y है, x है, y है, या कोई भी आप उसको वेरिएबल दे दें। अब tan 60 जो है वो इक्वल है h डिवाइडेड बाय y के। अब हमने अगर y का आंसर निकालना है तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय tan 60। तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई है, क्या, इक्वेशन 1, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 आई है। इसी तरह हम इक्वेशन 2 को देखेंगे, और वो किससे निकालेंगे, 45 डिग्री से। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P हमारे पास क्या है, h है, डिवाइडेड बाय B हमारे पास क्या है, तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, 12 है, y प्लस 12 है, यहाँ पे क्या है, 12 मीटर की बात हो रही है। अगर हम इसकी मैं आपको ट्रायंगल से समझाना चाहूँ तो इस तरह कह सकती हूँ कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक 45 डिग्री का एंगल है और दूसरा 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 12 मीटर है, और ये हमने y लेट किया था। तो ये मैं इसको नेम दे देती हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ठीक है। अब इसके थ्रू आप देखें, हमने बेस को देखा, हमने बेस को निकालना था ना, तो बेस को निकालने के लिए हमने यहाँ पे y को पुट किया, और साथ ही साथ हमने थीटा का यूज करते हुए इनके आंसर निकाले। अब h डिवाइडेड बाय, अगर हम इस पूरी बेस को लें, इस ट्रायंगल में से मैं ABC ट्रायंगल को यूज कर रही हूँ, इन ट्रायंगल ABC सॉरी इन ट्रायंगल ACD की बात हो रही है, पूरी ट्रायंगल है ना ACD, और इसमें कौन सी ट्रायंगल की बात हुई थी, तो ये थी ABD की। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल ABD। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसको y प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A और C का आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या, बेस जो है वो हमारे पास होगी y प्लस 12। अब इसके बाद हमारे पास y प्लस 12 इधर आ जाएगा, और tan 45 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो y प्लस 12 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। अगर आपने ये जो tan है इनको फाइंड करना है, इधर ही फाइंड करना है तो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और कैसे इक्वल करेंगे, तो याद रहे कि जब इसके y आएंगे ना, y इज इक्वल टू, तो ये y और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे जो हमारे पास बच जाएगा उसको हमने इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इक्वलिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की इक्वलिंग हो रही है। y को हम इसके साथ काट देंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, h डिवाइडेड बाय tan 60। और इसके साथ देखिए कि हमारे पास ये इक्वल से पहले 12 था तो मैं इसको यहाँ पे +12 लिख लूँगी। और ये हमारे पास इक्वल के बाद है जो कि है h डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्री। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद सॉल्व करते हुए tan 60 और tan 45 डिग्री इन दोनों के आंसर हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो आइए इनको पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा h इज डिवाइडेड बाई tan 60 किसके इक्वल होता है 1.7320 के, +12 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने मज़ीद इसको सॉल्व करना है कि h डिवाइडेड h जो है ना उनको सेपरेट रख लें और बाकी सारा जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। तो वो कैसे लेके जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये +12 जो है ना ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे कि h डिवाइडेड बाई 1.7320 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 1 और ये हो जाएगा -12। अब ये 1.7320 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 12 के साथ। तो इसको करते हैं, ये 1 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये फिर भी वैसे ही रहेगा। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू h -12 और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या 1.7320। अब जब इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा h इज इक्वल टू 1.7320h -12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1.7320 के साथ। तो हमारे पास आंसर आता है 20.784। अब ये h है ना, h वालों को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये h -1.7320h आ जाएगा और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -20.784। अब ये जो हमारे पास इस 1 को माइनस करेंगे किसके साथ 1.7320 के साथ, तो आंसर आता है 0.732 -0.732। क्या आता है इसके साथ h इज इक्वल टू यहाँ पे सेम एज इट इज लिखा जाएगा 784। अब ये h के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि h इज इक्वल टू -20.784 डिवाइडेड बाय -0.732। तो ये जो माइनस है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास h का जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ h इज इक्वल टू 28.39 और मीटर है इसके साथ तो हम मीटर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो h का आंसर आ चुका है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारे पास हाइट होगी किसकी बिल्डिंग की। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले समझ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 100 मीटर हाई बिल्डिंग है यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो बता दी गई है और वो 100 मीटर है। उसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम, उसके नीचे तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ अ सेकंड बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग तक। एक और भी बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग उसके आमने सामने ही बनी हुई है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग से बॉटम तक 30 डिग्री का एंगल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, उसी पॉइंट पे अगर हम नीचे खड़े होके दूसरी बिल्डिंग को देख रहे हैं तो वो आते हैं 20 डिग्री एलिवेशन। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की तो हाइट बता दी गई है कि वो है 100 मीटर। अब दूसरी बिल्डिंग की कितनी हाइट होगी तो ये हमने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करवाती हूँ इस सारे गिवन को। सबसे पहले हमारे पास ये एक बिल्डिंग है जो कि फर्स्ट बिल्डिंग है, ठीक है। ये कौन सी बिल्डिंग है फर्स्ट बिल्डिंग। उसके बाद हमारे पास जो ये बिल्डिंग है उसकी हाइट है 100 मीटर। इसको मैं नाम दे देती हूँ कि ये ए है हमारे पास। इसी तरह उसके बाद हमें दिया गया है एंगल। वो एंगल जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री का दूसरी बिल्डिंग के साथ।
तो मैं इसको इस तरह करके बना देती हूँ और ये कहती हूँ कि ये 30 डिग्री का एंगल है और ये मेरे पास दूसरी जो है वो सेकंड वाली बिल्डिंग है जो कि थोड़ी सी लंबी है। अब हमारे पास इधर से लेके इधर तक का तो हमें रास्ता पता है कि वो है 100 मीटर। अब इससे जो मजीद होगा ना वो हम फाइंड करेंगे। जाहिर है अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ दी गई है और वो है 20 डिग्री। अब जो 20 डिग्री हमारे पास एंगल दिया गया है तो वो ये वाला, और वो है एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर से नीचे तक देखने से हमारे पास जो एंगल आता है वो है 120 डिग्री। ऐसा ही है। तो इस तरह के हमारे पास डायग्राम है कुछ। अब 100 जो हमारे पास ये मीटर है इसमें से अगर हम एज माइनस 100 करेंगे, पूरी हाइट में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली हाइट आएगी। मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ। ये सी है हमारे पास, ए बी है, ये सी है, ये हमारे पास डी है और ये मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास ई है। इन सारों को मैंने नेम दे दिए। अब ये जो हमारे पास इसकी बेस है ये भी नहीं है, इसको मैंने एक्स एक्स का नाम दे दिया। अगर आपके पास एक बेस आ जाती है तो लाजमी सी बात है कि दूसरी भी आ जाएगी। और हमने जो फाइंड करना है हाइट को, वो इस पूरी बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। किसको? हाइट को। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये हमने इसको हाइट को फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एक डायग्राम में सारा कुछ रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हम इसके लिए फाइंड करते हैं। दो एंगल्स हमारे पास दिए गए हैं। पहला एंगल है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल है 20 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि फॉर 30 डिग्री एंड फॉर 20 डिग्री। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी किसका? tan का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है और साथ ही इसकी बेस को मैंने फाइंड करना है और एंगल चूंकि दिया गया है तो मैं इस बेस को इससे फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी कि tan थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई b, यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमारे पास tan थीटा आ चुका है b और p के इक्वल। तो इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले आएगा थीटा, तो tan थीटा किधर है? 30 डिग्री है। p परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास क्या है? 100 है, हमें हाइट दी गई थी, डिवाइडेड बाय b जिसको हमने x का नाम दिया था। अब tan 30 किसके इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है 0.577 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई x। ये x इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.577। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट 3, या फिर अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो वो हम लिख लेंगे कि 173.31। तो ये हमारे पास जो है वो x का आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 20 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे। सेम हमने tan को लेना है तो tan थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई b, वही आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई b। tan हमारे पास यहाँ पे क्या है? 20 डिग्री है, तो tan 20 डिग्री इज इक्वल टू p हमारे पास यहाँ पे 100 है, b हमारे पास क्या है? x है। उसके बाद हम इसको अगर फाइंड करें तो ये आ जाएगा tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 0.363 इज इक्वल टू 100। x हमारे पास यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दूसरी हाइट है और वो हाइट कौन सी है? h माइनस 100 वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h माइनस 100 डिवाइडेड बाई x। जाहिर है हमारे पास कोई ना कोई चेंजिंग भी तो है ना, और वो इस एंगल की बात की जा रही है तो यहाँ पे h माइनस 100 है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू h हमारे पास यहाँ पे नहीं था, x हमारे पास था, तो x हम इधर इसके अंदर पुटिंग कर लेंगे और ये जो 0.363 है इसको इधर लाके क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा h माइनस 100 डिवाइडेड बाई 0.363। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 173.31। अब इसको दोबारा इधर लाके मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.363 इज इक्वल टू h माइनस 100। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 62.911 और ये माइनस 100 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 100। तो हमारे पास जो हाइट का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 162.9 यानी कि 163। तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या आ जाएगी? 163 मीटर।
ये इसका सबसे इजी मेथड है जो मैंने यहाँ पे छोटी सी फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया है। किसको? हाइट को। तो ये हमारे पास आ चुकी है किसकी? सेकंड बिल्डिंग की हाइट। सेकंड बिल्डिंग हाइट। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 7 का रिव्यू दिखा देती हूँ। हमने पहले इस डायग्राम को बनाया था और फिर इसके बाद 30 डिग्री और 20 डिग्री से सॉल्विंग करके एच यानी है कि सेकंड बिल्डिंग की हाइट को फाइंड किया था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि प्लेन इज 119 किलोमीटर वेस्ट एंड 100 किलोमीटर साउथ। ये हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज 6.6 की बात की जा रही है, जहाँ पे हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ का कंसेप्ट पढ़ा था। ऑफ एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की बात की जा रही है। एट व्हाट बियरिंग द प्लॉट वांट्स टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट। पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे और फिर जो है हम इसकी मजीद सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल को देखते हैं कि स्केल हमारे पास क्या होगा। मैं कहती हूँ कि 119 किलोमीटर मैंने अपनी स्केल पे किस तरह रिप्रेजेंट करवाना है। तो स्केल जो है उसमें मैं कहती हूँ कि जो 50 किलोमीटर है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 100 किलोमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो इसी तरह अगर 119 किलोमीटर आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा। तो इसमें जैसे मैं 100 को डिवाइड कर रही हूँ या 100 को डिवाइड कर रही हूँ किसके साथ, अगर 100 को डिवाइड करें ना 50 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2। ये देखिए 100 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ। अब अगर हम 119 को डिवाइड करेंगे ना किसके साथ, 2 के साथ, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना तो वो हमारा जो है वो स्केल का आंसर होगा। 119 को अगर डिवाइड करें 50 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.38। तो हमने इसकी लाइन लगानी है 2.38 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम लाइन लगाते हैं 2.38 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैंने स्केल की मदद से 2.38 किलोमीटर या सेंटीमीटर की आंसर एक लाइन लगाई है जो कि किसके इक्वल है 119 किलोमीटर के। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये किसके इक्वल है 119 किलोमीटर के इक्वल है। और कोई इसको नाम भी दे देती हूँ कि ये ए है और ये बी है मेरे पास। अब ए की जो फॉर्म थी ना वहां से निकल रही थी एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट, और बी से हमारे पास बियरिंग था तो वो किसके इक्वल था, बेरिंग हमने फाइंड करना है। और वो जब हम फाइंड करेंगे एंगल को तब मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ पे देखिए कि 119 किलोमीटर तो हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें फाइंड करनी होगी और वो क्या होगी कि बी के आगे कितनी है, ये सारा कुछ जो भी हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास ये देखिए यहाँ पे क्या है 100 किलोमीटर। तो इस 100 किलोमीटर की लाइन भी हम लगा लेंगे। 100 किलोमीटर की लाइन कितनी लगेगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी पे रख के मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा लूँगी। और वो पॉइंट कहाँ पे बनता है, तो ये यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 सेंटीमीटर की लाइन लग चुकी है। अब ये मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास बी था और ये मेरे पास सी है। इसको यहाँ से इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये क्या बनती है, ये एक ट्रायंगल बन जाती है जिससे हमारे पास ये सारा जो है ये इक्वल होता है एयरपोर्ट के साइड वाली फॉर्म। उसके बाद ये जो ए का पॉइंट है ना इधर से हमने एयरपोर्ट को निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये जो ए का पॉइंट है ना ये एयरपोर्ट है, बाकी सारा आगे पीछे एक वेस्ट वाली साइड पे था और एक जो है वो साउथ वाली साइड पे था। तो साउथ वाली साइड पे मैंने निकाला सी को, और साउथ यही होता है ना, और वेस्ट वाली साइड जो होती है वो इस साइड पे होती है जिससे मैंने बी को निकाला था और वो था 119 किलोमीटर। अब यहाँ तक हमारे पास ये डायग्राम आ चुकी है। इसके बाद मैंने देखना है कि ये मेरे पास 100 किलोमीटर है और ये मेरे पास क्या है 119 किलोमीटर है। तो मेरे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती हैं, तो वो आती हैं tan की में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय B, और ये मेरे पास आ जाएगा P मेरे पास है 119 डिवाइडेड बाय B मेरे पास है 100। थीटा मेरे पास नहीं है, उसको मैंने क्या करना है फाइंड करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाय 100। अब tan
जो है उसको दूसरी साइड पे लेके जाया जाएगा, क्योंकि मेरे पास आंसर आना चाहिए थीटा का। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 119 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका हमारे पास कैलकुलेटर में शिफ्ट और tan को दबाने से tan इनवर्स आता है। इन दोनों को आपस में ब्रैकेट में लिखें डिवीजन की फॉर्म में, तो आंसर आ जाएगा 050 डिग्री। अब मैंने आंसर मेरे पास 50 डिग्री आया था, लेकिन मैंने चूंकि इसको बियरिंग में लिखना है तो मैंने इसको 0 के साथ लिखा। ये आपको याद होगा कि जब भी हम बियरिंग में लिखते हैं तो साथ एक 0 भी डालते हैं। ये मेरे पास आया है एंगल 50 डिग्री के इक्वल, जो कि मेरे पास ये वाला एंगल है। उसके बाद हमारे पास बियरिंग जो है उसको किस तरह फाइंड किया जाता है। तो बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 230 डिग्री। तो ये हमारे पास बियरिंग आई है 230 डिग्री की। इसके साथ मैं क्या लिख लूँगी कि मेरे पास जो एंगल है वो 230 डिग्री का बना है, और इसके साथ 0 भी लिखा जाएगा। तो जो पायलट है उसने बियरिंग अप्रोक्सीमेटली 230 डिग्री के लिए है, और अपने एयरपोर्ट में अपनी एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए। तो ये आपके पास छोटा सा इसका आंसर है, ये आपने देख लेना। इसके पास आप इसमें जो आपकी डायग्राम है ना वो ज़्यादा मैटर करती है, वो आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। तो ये हमारे पास डायग्राम है, मैंने बना ली है। इसके साथ हमने इसको रिप्रेजेंट करवाया। अगर आप गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। गिवन जो भी चीज़ें आपके पास गिवन होंगी वो आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें। फाइंड आपने क्या करना है वो भी आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें, और सोल्यूशन में आप ये वाला सारा लिख लें। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस पूरी वीडियो में हमने क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्व किया है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि अब हम इसके बाद किस चैप्टर को स्टार्ट करें। तो जाहिर है आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।